लाल किताब में ग्रहों को कैसे देखा? सूर्य से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं उसे ये नहीं कह सकता 6 महीने इंतजार करो। आईसीयू में भर्ती है तो मैं ये नहीं कहता 6 महीने बाद बताओ। जमानत लेनी है तो मैं ये नहीं कह सकता 6 महीने बाद आओ। उसी समय काम हो जाता है लगभग। और ये बात ना तो किसी ने कही होगी आपको, ना ही कोई समझेगा। बहुत गहरी बात है। देखिए, दरअसल ना ज्योतिषी जो भी है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे पहचान करें सही ज्योतिष की? अपना अपना नजरिया है जी पहचान करने का। जब भी कोई विद्वान हमारे पास आता है ना, हर पॉडकास्ट में हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। आज जो मैं आपकी कन्वर्सेशन से सीख पाया हूँ, आपके हिसाब से जो सूर्य है उसका बहुत महत्व है। उसी का महत्व है। लाल किताब एक कर्मों की किताब, लाल किताब जो आपको कलयुग में कैसे जीवन में चलना है वो सिखाती है। बहुत सारे लाल किताब के एक्सपर्ट को मिला हूँ मैं, बहुत सारे विद्वान हैं। हर लाल किताब के एक्सपर्ट का एक अपना नज़रिया है। आज एक ऐसे विद्वान को मौका मिला है मिलने का, इनका जीवन भी समर्पित है लाल किताब को। तो आइए आज के गेस्ट हमारे स्वागत करते हैं उनका नाम है जगमोहन महाजन जी। महाजन जी राम राम। राम राम जी। पहले तो बहुत खुशी हुई आपको मिलके। आपका जीवन जहाँ तक आपसे सुना है, जो देखा है, आप लाल किताब को समर्पित है। ये देखिए, बात तो 100% सही है आपकी जी। ज्योतिष का चस्का, मैं चस्का ही कहूंगा जी। कि मुझे लगा है 1985 में अंदाजन 85। लेकिन प्रोफेशनली 2007 से। और सिर्फ लाल किताब की है मैंने। लाल किताब के अलावा कुछ व्यक्ति मेरे पास आज भी आते हैं कि मेरे ये दशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है, सरस्वती चल रही है, बताइए। तो मैं कहता हूँ ये बातें मुझे नहीं पता, आप समस्या बताइए, समस्या का हल ले लीजिए। लाल किताब के अलावा मैंने कोई दूसरा ज्योतिष आज तक नहीं किया। और लाल किताब की इतनी मेहरबानी रही है कि आज, क्योंकि मैंने अपने आप को भी लाल किताब के अनुसार डाल लिया है, ग्रहों के अनुसार डाल लिया है, तो इतनी मेहरबानी है कि किसी चीज की कमी नहीं रही। और सबसे बड़ा शौक जो मुझे रहा है कि जो व्यक्ति भी लाल किताब के जो क्रिएटर हैं पंडित रूपचंद जी जोशी, उनसे जो व्यक्ति मिले हैं, उनसे भी मिलने का एक मैंने अपने आप में ना जोश रखा था। मुझे पता चलता था कि इस शहर में ये व्यक्ति है, ये लाल किताब वाले पंडित रूपचंद जोशी जी को मिला हुआ है, तो मैं वहां पहुंच जाता था। तो उनके काफी हस्तलिखित है, जन्म कुंडली वगैरह या फोटो खींची मैंने। और पंडित जी के पास वो किस लिए जाते रहे? देखिए, जब कोई किसी व्यक्ति के पास जाएगा, कोई समस्या लेकर जाएगा, तो क्या पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब के बगैर भी उपाय लोगों को सुझाए हैं जो लाल किताब में दर्ज ना हो? मैंने इस पर भी बहुत काम किया है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पंडित रूपचंद जोशी जी भी सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के दायरे में ही रहे। उन्होंने जो लाल किताब में लिखा है उसी को अमल में लाया है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो बातें या वो उपाय आज भी हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक शायद भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि पंडित जी के लिखे उपायों को समस्या के साथ उन्होंने क्यों दिया वो उपाय लगभग समझ लिया, या किताब पढ़ते गए, क्योंकि लाल किताब में भी लिखा है कि इसे एक नावल की तरह पढ़े। तो वो पढ़ के वो समझ आ गया कि ये उपाय कैसे बनाया और क्यों दिया गया है। आपका 40 साल का तजर्बा है, लगभग 40 साल से आप लाल किताब की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। मैं बहुत सारे लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर को मिला हूँ, हर किसी की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। किताब तो सबके लिए वही है, क्या समझने का नजरिया हर व्यक्ति का एक अलग होता है। या प्रैक्टिस की बात कर सकते? हाँ, तजर्बा भी है। हर व्यक्ति कोई समस्या से ग्रस्त है तो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा। तो कुछ उपाय यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल। जैसे कि हम लोग रील बनाते हैं,
कि जिसकी शादी नहीं हो रही वो क्या करे। हाँ जी। तो वो पंडित लोग या लाल किताब के जो एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को, कुछ वो उपाय दे देते हैं। लेकिन लाल किताब का एक नियम अलग है शादी को लेके। शादी की समस्या लेके जो व्यक्ति जाता है तो उसके लिए अलग तरह के उन्होंने कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर वो समझ ले तो शायद शादी का उपाय लाल किताब के अंदर अंदर ही दिया जा सकता है, तब ये यूनिवर्सल उपाय देने की जरूरत नहीं रहती। बहुत बार होता है उपाय किया जाता है, उसका असर नहीं होता। क्या उपाय करने में भी फर्क होता है? उपाय किस काम के लिए दिया गया है? दरअसल जो व्यक्ति आते हैं ना हमारे पास, जी वो खुद उलझे होते हैं, जी उलझन के शिकार होते हैं, क्यूरियोसिटी लेके आते हैं। वो घर से ये सोच के चलते हैं कि शायद हम भगवान के पास जा रहे हैं। जी कुंडली खोलेंगे कि जो कुछ बोलेंगे वो सब सत्य होता जाएगा, नहीं होता है। पंडित जी ने भी लाल किताब में हर ग्रह के दो रूप दिए हैं, जी एक शुभ एक अशुभ। तो व्यक्ति मल्टी प्रॉब्लम लेके आता है, मल्टी प्रॉब्लम। और मल्टी प्रॉब्लम वाला ना, मैं कहता हूं उसको कि एक प्रायोरिटी बना लो कि मैं इस काम से निकल जाऊं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं उसके बाद आधी दुनिया जीत लूंगा। फिर उसके बाद नेचुरल जो होती है ना समस्याएं, नेचुरल ना कही जो वास्तव में होती है वो रह जाती हैं। मैं हमेशा अपने पास आए हुए व्यक्तियों को एक ही उदाहरण देता हूं, शायद किसी प्रोग्राम में भी मैंने बोला होगा कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है वो रोग गिनाना शुरू कर देता है, 10 तरह के रोग गिनाता है। डॉक्टर मन ही मन हंसता रहता है कि ये जो रोग बता रहा है ये ज्यादातर कब्ज की वजह से है। तो एक गोली कब्ज की उसकी 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, 20 रोग ठीक कर देती है। तो उसके बाद वो जो शारीरिक समस्या जो 1 या 2 रह जाती है वो बाद में उनका भी उपाय हो जाता है, मतलब दवाई दी जाती है। डॉक्टर का जो है उपाय वो दवाई है, ज्योतिषी का जो उसको हम कई उपाय देते हैं जबकि वो भी दवाई ही है। तो एक ग्रह कई तरह की प्रॉब्लम्स देता है। जब व्यक्ति 4 प्रॉब्लम गिनाता है, बोलता है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस ग्रह से रिलेटेड है, किस भाव से रिलेटेड है। तो उस भाव को और उस ग्रह को कैसे ठीक किया जाए वो बता देते हैं। जब वो 10 बीमारियां बताता है तो 10 के 10 हम उसके अलग अलग लिखेंगे तो वो सारा साल उपाय ही करता रह जाता है। तो इसलिए लोग आजकल शायद लाल किताब पे कम यकीन करें कि इनके पास जाते हैं तो इनके पास एक लिस्ट मिल जाती है उपायों की, ये करिए। तो मैं लोगों को कहता हूँ नहीं, अपने एक समस्या लेके जाइए, ज्यादा समस्याएं ना लेके जाइए। तो मैं टीवी पे लाइव भी देता हूँ प्रोग्राम, तो उसमें मैं कहता हूँ एक समस्या बताइए। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि शादी, तो शादी को लेके जो सावधानियां हैं मैं वो सारी बताता हूँ, फिर उपाय देता हूँ। ये कर लो, आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, या जिसने पूछा है, जिस रिश्ते को लेके पूछा है उसकी शादी के उपाय दे देता हूँ। उपाय कितने के कारगर होते हैं जी? 100% जी, दवाई तो 100% असर करती है, उपाय क्यों कारगर नहीं होते? 43 दिन का उपाय, किसी भी तरह का उपाय, जहाँ पर आप उपाय करने के लिए भेजते हैं किसी को, वो कहीं ना कहीं कर्म कर रहा होता है। कैसे देखते हैं उसको? हाँ, कर्म ही कर रहे हैं जी हम। तो लाल किताब ज्योतिष को हम कर्म ज्योतिष भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कर्मों पर निर्धारित है जी, क्यों नहीं है। आपको सलाह दी गई कि आपने ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है जी। यही तो कर्म है ना। व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी लाल किताब वाले ज्योतिषी के पास जाता है, मान लीजिए उसने 2000 के उपाय दे दिए, मान लीजिए उसने 50,000 के उपाय दे दिए। उपाय तो व्यक्ति कर लेता है, पैसे खर्च देता है, लेकिन जो प्रिकॉशन है ना वही उसको मानना, जिसे हम कर्म कहते हैं, प्रिकॉशन कह लीजिए, या उसे लाइफस्टाइल आप ऐसे बनाओ
ये करो, वो नहीं करता, तब फिर वही समस्या दोबारा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रह के साथ जोड़ के देखूं तो सिंपल सी बात, सूर्य ग्रह वाले को मीट खाने की, मांस खाने की मनाही की गई है, और ज्यादातर व्यक्ति सूर्य ग्रह वाले आपको मीट खाने के आदी या शौकीन मिलेंगे। तो जिस चीज की मनाही है, मैं उसे कहता हूँ मीट ना खाओ, वो मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। वो कहेगा जी उपाय दे दो, मीट मत छुड़वाओ। तो इसलिए हमें आराम नहीं मिलता, टेम्परेरी हम निकल जाते हैं। बहुत व्यक्ति आते हैं कि जितनी देर हम आपके उपाय करते रहते हैं उतनी देर हमें रिलीफ है। जैसे ही हमने उपाय बंद कर दिए या आपके पास नहीं आए, फिर वहीं आ जाते हैं। मतलब वो लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते। हम कहते हैं कि ये ना करो, ये करो, और यही मुश्किल काम उन्हें लगता है। पैसा है, पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल या अपना कर्म जो है ना, वो बदलना नहीं चाहते। जन्मपत्री में कोई ग्रह अशुभ है, आपने उसका उपाय करा दिया, वो एक बार उपाय होगा नहीं, ना? अशुभ का उपाय भी होता है, प्रिकॉशन जिसे हम कर्म कहते हैं वो भी होता है। तो उसका उपाय एक बार होता है लाइफ में कि हर बार, महीने बाद होता है या साल बाद होता हर है? साल करना चाहिए। कुछ ग्रहों के उपाय हर साल कर लेने चाहिए। जो जन्म कुंडली में अशुभ बैठा है, उसकी शुभता के लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं ग्रह को लेके। एक ग्रह सिर्फ एक समस्या नहीं देगा जी। एक ग्रह कई तरह से आपको समस्या दे सकता है। हर ग्रह कई तरह की समस्याओं से संबंध रखता है। ज्यादातर ज्योतिष क्या कहते हैं कि शादी के लिए शुक्र देखा जाए। जरूरी नहीं है शुक्र देखा जाए, शनि भी यहाँ सहायक है, बृहस्पति भी यहाँ सहायक है। शनि का भी रोल होता है शादी में? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। जब शुक्र शनि मिलेंगे तो शादी का समय आ जाता है। मंगल का भी रोल है, मंगल कार्य कैसे होंगे? शनि के बगैर तो शादी हो ही नहीं पाएगी ना। जब जन्म कुंडली वर्ष फल है, लाल किताब का एक चैप्टर, बुध शुक्र और शनि मिल जाएंगे या मिला दिए जाएंगे उपायों से, एक दूसरे की मदद पे वो खड़े कर दिए जाएंगे, तो शादी हो जाती है। उत्साह। लाल किताब में ग्रहों को कैसे देखा जाता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ में? सारे ग्रह इंपॉर्टेंट हैं जी। ये माला है 9 ग्रहों की। जो लोग समस्या में होते हैं उनके शुभ ग्रहों की वजह से होते हैं, अशुभ ग्रहों की वजह से, या परहेज ना करने की वजह से, या उनके कर्म की वजह से? जन्म कुंडली का शुभ ग्रह भी व्यक्ति को शुभ प्रभाव नहीं लेने देता या वो ले नहीं पाता। उस ग्रह जो चीज जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा है ना, उसको संभालने की अकल भी तो चाहिए। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो गंदी आदतों का शिकार है, वो बेकार में उड़ा रहा है, उसे पैसे की कदर ही नहीं है। कोई ग्रह भी अगर शुभ हो गया, जन्म कुंडली को हम देख के कहते थे बृहस्पति तो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए जिस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत बढ़िया है, वो बड़ों की इज्जत ही ना करेगा, परिवार के बुजुर्गों की, तो वो बढ़िया नहीं रहेगा। और जिस व्यक्ति का बृहस्पति अशुभ है, शुभ कर ले, बड़ों की इज्जत करके, साधु संतों के पास जाके उनका आशीर्वाद लेके, मतलब किस घर का बृहस्पति, बृहस्पति की ही बात कर रहा हूं, किस घर का बृहस्पति क्या कहता है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल ले, बृहस्पति शुभ हो जाएगा। अशुभ है जन्म कुंडली में, तो उसकी अशुभता दूर करने के भी तो उन्होंने नियम या कुछ कायदे या कुछ उपाय प्रिकॉशन तो दी हुई है ना। हम वही लिख के देते हैं लोगों को कि ये करिए, आपने ये नहीं करना, ये करना है, बढ़िया हो जाएगा। लोगों की शादियां टिकती नहीं है, बार बार तलाक हो जाता है, वो भी ग्रह की वजह से होता है? बिल्कुल जी, ग्रहों की वजह से ही होता है। देखिए लगभग हर पॉडकास्ट में मुझसे एक ही तरह के सवाल हैं, एक ही तरह के मेरे जवाब हैं।
शादी ना टिकने के अगर जन्म कुंडली के अनुसार चले तो कई कारण हो सकते हैं, जी बहुत कारण हो सकते हैं। शादी के लिए लाल किताब में उम्र का भी तकाजा है जी कि इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, इस दिन वार को नहीं करनी चाहिए, ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए। तो जब वो सारी चीजें हम अमल में ले आते हैं तो शादी नहीं टूटती। मैच मेकिंग इसीलिए की जाती है, इसीलिए की जाती है। सूर्य और शनि जन्म कुंडली में एक साथ है, जी युति है। शादी को लेकर प्रॉब्लम, औलाद को लेकर प्रॉब्लम, पत्नी और पैसे को लेकर प्रॉब्लम। सबसे पहले पत्नी और पैसे को लेकर, लग्जरी को लेकर प्रॉब्लम। तो यहां पर भी उपाय दिए हैं पंडित जी ने कि सूर्य शनि जब एक साथ हैं जन्म कुंडली में, तब पत्नी अपने बालों में तांबे का क्लिप जिसमें मूंगा लगा हो लगाए, जी जिससे कि शुक्र ठीक हो जाए। शुक्र को यहाँ मदद दिलवाई गई है। लेकिन ज्यादातर आजकल की फैशन वाली लड़कियां, और देखिए मैंने उपाय तो बता दिया ना, क्लिप लगाए, तो वो कहेगा मेरी पत्नी तो बाल कटवाती है, अब कैसे होगा। तो कुछ समस्याएं हल करने के लिए, कुछ पाने के लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा। लाल किताब का नियम है, प्रिकॉशन आपको लेनी ही पड़ेंगी। क्या नहीं करना, वो जब जन्म कुंडली देखते हैं ना किसी की भी, एक ग्रह को देख के हम कभी पूरी कुंडली का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जी एक ग्रह की जो प्रिकॉशन है उनको अपनाकर हम कुंडली से शुभ फल ले सकते हैं। प्रिकॉशन जरूर अपनानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमने विदेश भेजे हैं पढ़ने के लिए। आज बच्चों के विदेशों में प्रॉब्लम आ रही है उनको। जो देखिए ये तो यूनिवर्सल है, जो इंडिविजुअल किसी एक के साथ हो रहा है, जी जो किसी एक के साथ हो रहा है उसका उपाय मिलेगा। जो लोग कानून से ऊपर ना जो लोग तो विदेश में बैठे हैं उनके उपाय करने हो तो वो बिल्कुल। उपाय वहां कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो बच्चे भी कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, खून से संबंधित रिश्तेदार कोई भी उपाय कर सकता है। लेकिन जी जैसे आपने विदेश की बात कही है, हम्म, तो लॉ भी तो है, कानून भी तो है। कानून जो है, जो लॉ है, वो कौन बनाता है? राजा, जी सरकारी बनाती सरकार बनाती है। सरकार क्या है? मुझे मालूम है कि सूर्य, आप सूर्य। सूर्य, जी सूर्य से ऊपर कोई भी नहीं है। जी हम बृहस्पति को गुरु तो कह देते हैं, जी बृहस्पति भी सूर्य से ऊपर नहीं है। जी मतलब ज्योतिषी को हम चाहे गुरु का रूप दे दें, जी लेकिन वो सूर्य से ऊपर नहीं है। कानून जो बन गया, जी जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। पीआर के लिए जो सवाल है ना, जहां तक मैं समझता हूं परेशानी आप उसको लेके कह रहे हैं। हाँ जी बहुत लोग चिंतित हो रहे हैं। हाँ, उसके जो नियम हैं उनको पूरा करने में अगर कोई रुकावट है, मान लीजिए एक बच्चा वहां कोई आइलेट्स कर रहा है, फ्रेंच कर रहा है, पीटी कर रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तब उपाय और हमारी जरूरत है। लेकिन मान लीजिए आज वो बच्चा किसी खास कैटेगरी में आके अपनी पीआर फाइल लगाता है, वो आज लगाई है, कल को सरकार वो कैटेगरी निकाल भी तो सकती है, जी जी तो वो उसके लिए नहीं निकाली गई, तो वहां उपाय काम नहीं करेगा। जो सबके साथ हो रहा है वहां उपाय काम कभी नहीं करेगा। अब आती है आप मेरी बात या आपकी बात। जी हर व्यक्ति ये समझता है कि जो गुरु है वो सब कुछ है। मैं कहता हूं जो है वो सूर्य है। जी बड़े बड़े महारथी राजे हुए हैं, प्रतापी राजा हुए हैं, हर तरह के हुए हैं, लेकिन जो राजा था जी अगर वो अच्छा था
तभी उसके राज में ऋषि मुनि सुखी थे। अगर वो ना चाहता तो क्या ऋषि मुनि पाल सकते थे? निकाल देते थे। विश्वामित्र जी भी तो आए थे कि हमें नहीं करने देते पूजा पाठ, राक्षस आके हमें राक्षस में आकर परेशान करते हैं। तब रामचंद्र जी के साथ भेजा, किसने भेजा? मतलब गुरु को भी राजा की जरूरत पड़ी। तो राजा चाहे पालेगा तो ही वो पल पाएंगे ऋषि मुनि। बेशक राजा सम्मान करता है, अपने बराबर बिठाता है, अपने से ऊंचा आसन देता है, लेकिन राजा राजा है, वो पालेगा तो ही ऋषि मुनि या गुरु पाल पाएगा, वरना नहीं पाल पाएगा। और ये बात ना तो किसी ने कही होगी आपको, ना ही कोई समझेगा। बहुत गहरी बात करी आप। राजा पालना चाहेगा, वो इजाजत देगा तो ही उसके राज में होगा ना। जब भी कोई विद्वान हमारे पास आता है ना, हर पॉडकास्ट में हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। आज जो मैं आपकी कन्वर्सेशन से सीख पाया हूँ, आपके हिसाब से जो सूर्य है उसका बहुत महत्व है। उसे ही का महत्व है। सूर्य शरीर भी है, आत्मा भी है। जन्म कुंडली का मेन आधार सूरज से शुरू होता है। बिल्कुल जी। अगर किसी का सूरज खराब है, उसे ठीक किया जा सकता है? सूर्य खराब तो व्यक्ति अपने ही हाथों से करता है, खुद करता है। खुद करता है। हाँ, जन्म कुंडली में जैसे कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण कौन लगा सकता है? राहु। सूर्य और राहु एक साथ हो जाएं तो जन्म कुंडली का बृहस्पति भी खराब हो जाता है। तो कुछ नियम है लाल किताब के कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाली जन्म कुंडली, सूर्य राहु एक साथ, चंद्र केतु एक साथ, चंद्र के साथ राहु नहीं, चंद्र के साथ केतु, सूर्य के साथ राहु, बृहस्पति अशुभ प्रभाव में आ जाएगा। जब सूर्य को ग्रहण लग गया तो बृहस्पति कैसे पलेगा उसके राज में, कैसे चलेगा? चंद्र को ग्रहण लग गया, रानी है, तो कैसे पलेगा बृहस्पति? कंफर्ट नहीं है उस जन्म कुंडली में। प्रैक्टिकल आते हैं लोग आपके पास ऐसे? हमेशा ही आते हैं जी, हमेशा ही आते हैं। तो कितने दिन में उपाय काम कर जाते हैं? ये समस्या पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति आता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मैं उसे ये नहीं कह सकता 6 महीने इंतजार करो। आईसीयू में भर्ती है तो मैं ये नहीं कहता 6 महीने बाद बताओ। जमानत लेनी है तो मैं ये नहीं कह सकता 6 महीने बाद आओ। उसी समय काम हो जाता है? लगभग, सवाल पे डिपेंड करता है, लगभग। अदालत के मसलों में हम ज्यादा नहीं जाते। हम कहते हैं उपाय करते जाओ, करते जाओ। तो जमानत वाले जो उपाय होते हैं, सबसे पहले देखिए, दरअसल ना ज्योतिषी जो भी है ना, मैं ये मान के चलता हूँ वो प्रैक्टिकल नहीं है जी। उन्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। जब ज्योतिषी को पता होगा कि जो धारा लगी है उसकी तो 6 साल जमानत ही नहीं हो सकती, वो उपाय कैसे देता जाएगा? कानून ही नहीं कहता है कि इसकी जमानत हो सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं या ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, आप सारी दुनिया जानती होगी कि वकील के झांसे में आ गए। देखिए, हर व्यक्ति का एक प्रोफेशन है। यह मैं वकील जो कम्युनिटी है ना, उस पर कुछ टॉन्ट नहीं कर रहा, नहीं। या उनके लिए मैं कुछ अपशब्द नहीं बोल रहा। जी जी, समाज का वर्ग है बहुत। हाँ, तो कुछ लोग जाते हैं जमानत के लिए, फिर बाद में क्या कहते हैं कि जज साहब छुट्टी पे हैं, अभी हमारे मतलब का जज नहीं बैठा, ये सख्त है। वो जमानत ही नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है कि 90 दिन से पहले इस केस वाले की या इस धारा वाले की जमानत तो हो ही नहीं सकती। कानून नहीं, प्रावधान नहीं, प्रावधान नहीं है। तो वो ज्योतिषियों के पास घूम रहे हैं जी, मेरी जमानत लग जाए, हो जाए। तो इन चीजों का जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा ज्योतिष? मतलब एक प्रैक्टिकल भी तो ज्योतिषी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप 40 साल से सेवा कर रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं आप। आज 6 महीने में लाल किताब का कोर्स करके लोग उल्टी सीधी रीलें बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ज्योतिषियों के बारे में क्या कहेंगे? ये तो लोगों की चॉइस है, जिन्होंने किसका चुनाव करना है। सोशल मीडिया पे तो हर कोई एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ। कैसे पहचान करें सही ज्योतिष की?
अपना अपना नजरिया है जी पहचान करने का हर व्यक्ति का। किसी को मां स्वादी, पंजाबी जी कहते कहावत है मां स्वादी ते मां बादी। मैं भी जो रील बनाता हूं ना, जी शायद विनय जी आपको जान के हैरानी होगी कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है ना कि आपकी रील देखी, मैं कहता हूँ वो ज्योतिष नहीं है, वो ज्योतिष नहीं है। वो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें ज्योतिष का नॉलेज है। अब मेरे पास है, अब आपकी जन्म कुंडली देख रहा हूं, ये ज्योतिष है। वहां पर मैंने बोल दिया कि जिस व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है वो ये करे, जी तो उसके बाद तो दोबारा मैं बनाऊं ही ना कोई रील कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो ये करे, जिसकी शादी नहीं हो रही वो ये करे, जिसके पास ये नहीं है वो ये करे। मतलब 15 रील का ही हुआ ना सारा सेगमेंट, तो या 20 रील का हुआ। तो रील तो मैंने 3000 बना दी, जिसमें से 100 तो शादी को लेके ही होंगी कि जिसकी शादी नहीं हो रही ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। वो ज्योतिष नहीं है, वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल पुराने जमाने में हमारे दिमाग में अभी तक चढ़ा हुआ है, सर दर्द है तो एस्प्रो ले आओ। आजकल लोग डोलो ले लेते हैं। तो ये कोई डॉक्टरी नहीं है, डॉक्टरी नहीं है। पेन किलर खुद खाएंगे तो किडनी तो अफेक्ट होगी ना, तो ये डॉक्टरी बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टरी के लिए आपको अगर कोई शारीरिक समस्या, तो अच्छे डॉक्टर का तो आपने चुनाव करना है ना। मैं ये नहीं कहता कि जो 20 साल से ज्योतिष कर रहे हैं उसकी नीयत सही है, वो भी गलत नीयत का हो सकता है। तो ज्योतिष के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव करना है, सबसे पहले बात हर पॉडकास्ट में मैंने बोली है कि आप किस समस्या से ग्रस्त हैं। पहले तो ये देखिए क्या उसी समस्या से वो ज्योतिषी तो ग्रस्त नहीं है, तो वो आपको कैसे दे देगा। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दे सकता हूं आपको। वो तो औलाद के लेके आ रहा है प्रॉब्लम, औलाद तो पहले ज्योतिषी के पास नहीं है, या उसकी बनती नहीं है, या औलाद के साथ उसका झगड़ा, कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। पति पत्नी के संबंधों के लिए जा रहे हैं तो उसकी तो पत्नी खुद नहीं है, या वो खुद कैरेक्टर का लूज है। मतलब ये चीजें अफेक्ट करती हैं। पर यह भी है कि जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो गलत होने पर भी प्रोफेशन में शायद गलत ना हो, उसके द्वारा दी गई रेमेडी, उपाय, प्रिकॉशन काम करे। इसको हम ये भी कह सकते हैं दीपक तले अंधेरा, या मलादा हुक्का सदा ही सुक्का। मतलब ज्योतिषी के पास जब आप जाते हैं, आपने किसका चुनाव किया है, तो आपने तो जाके सरेंडर करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सरेंडर करिए, चाहे उसने 1 लाख का खर्च दे दिया, चाहे 200 का दे दिया है, तभी उसकी काबिलियत को आप जान पाएंगे। बहुत गहरा है ज्योतिष, बहुत गहरा है। कुछ बातें हम ही नहीं बताते लोगों को, बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि वो नेचर को, कर्म को लेके हैं। आज ज्योतिषियों का बाजार गर्म है, नए नए लोग इस धंधे में आ रहे हैं। कोई कह रहा है इसको दबा दो, उसको जला दो, उसको बहा दो। लोग विश्वास कैसे करें? ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी चल रही है, एक ऐप के ऊपर आदमी बैठा है, उसका नाम पंडित जी, ज्ञानी जी, कुछ भी नाम रखा हुआ है। जब वहां पे उपाय करता है, काम नहीं होता, फिर तो पूरा ज्योतिष समाज बदनाम होता है। ज्योतिष तो बदनाम ऐसे तो कोई भी प्रोफेशन नहीं। क्या कोई सर्टिफिकेट होता है ज्योतिष का? नहीं जी, कुछ भी। कोई भी आदमी सुबह अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लगाए, दुकान बैठ जाए, बैठना चाहता तो बैठ जाए। हाँ, मैं उन लोगों के विरुद्ध हूं जो अपने नाम से पहले डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरह की डिग्री लगा रहे हैं जी। मैंने तो अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जगमोहन महाजन। हाँ, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में लाल किताब एक्सपर्ट। मैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाल किताब करता हूँ। हम आपको गुरुजी का नाम देना चाहते थे, आप लेने ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि जितने विद्वान आप हैं, आपको तजर्बा है। आपके गुरु जो है वो प्रवचन दे सकता है, और मैं कुछ बोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। आपके बोलने से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। अभी एक गुरुजी ने शादी की है, करोड़ों रुपया खर्च किया उन्होंने, डेस्टिनेशन वेडिंग की है,
लेकिन उन्हीं की एक रील वायरल हो रही है कि शादी पे हमने ये खर्च नहीं करना, वो नहीं करना, मेरा दिल ही नहीं करता शादियों में जाने का। तो क्या है, मतलब जो व्यक्ति, जो उसका रुतबा है, अगर वो उस तरह का जीवन नहीं जी रहा तो गलत है, तो गलत है। जब गुरु बन जाऊंगा जी, मान लीजिए मैं ही गुरु बन जाता हाँ हूँ, जी। तो मुझे मोह माया तो छोड़नी पड़ेगी। जी, पत्नी को तो मैं छोड़ नहीं सकता, बच्चों को तो मैं छोड़ नहीं सकता, अच्छी जगह जाना, एसी तो मैं छोड़ नहीं सकता, गाड़ी मैं नहीं छोड़ सकता, लग्जरी मैं नहीं छोड़ सकता, तो गुरु बन के क्या करूंगा? पत्नी भी चाहिए मुझे, परिवार भी चाहिए मुझे, माया भी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो गुरु बने हुए हैं, जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है, उनसे अच्छे तो आप हैं, उनसे अच्छा तो मैं हूं, उनसे अच्छा हमारा ये कैमरामैन हो सकता है, उनसे अच्छा हमारा ड्राइवर हो सकता है। किसी के साथ या किसी के साथ झूठ फरेब बोल के, छल करके तो कुछ नहीं कर रहे ना। उनके कहने और करने में अंतर तो नहीं है ना, उनके कहने और करने में अंतर है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हम जिस काम को कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करें। मैं ज्योतिषी हूं तो शिद्दत से लाल किताब करता हूं। मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, खुद बताते हैं कि मेरी ये दशा चल रही। मैं कहता भाई अगर तू इतना ज्ञानी है तो मेरे पास क्या लेने आया है। और वो कभी लाभ नहीं उठा पाते, मेरा नहीं उठा पाएंगे। कोई ऐसा अनुभव बताइए, आपका तजर्बा, जहां पर किसी आदमी का कोई काम ना होने वाला भी हो गया हो। ऐसे तो हजारों काम है जी, हजारों ऐसी चीजें। हाँ बहुत है। अब मैं देने लगूंगा मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है। मैं आपके लिए एग्जांपल दे देता हूँ। आपका नाम है सारे इंडिया में, पंजाब में हर कोई व्यक्ति जानता है कि विनय हरी से ऊंचा कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है, वीजा गाइडेंस इनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। तो ये आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। जी जी जो बात बतानी है वो भी तारीफ वाली है जी कि 8 बार वीजा रिफ्यूज है। जी। लड़का मेरे पास आता है, रेमडी मैं देता हूं, वीजा लग जाता है। और जब वीजा लग गया ना तो कम से कम ये मानिए 16 व्यक्तियों का एक टोला, 20 व्यक्तियों का टोला, व्यक्ति ना कहिए पारिवारिक मेंबर कहिए, सारे मेरे ऑफिस आ गए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। 4-5 डिब्बे दिए और 4-5 जो 7 फैमिली थे उनके होरोस्कोप दिखाए। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते कि मेरा वीजा लग गया, 8 बार रिफ्यूज था। तो मैंने कहा जी किसने लगवाया? कहते जी विनय हरी ने। मैं कहा फिर विनय हरी की शिफ्ट करो, क्योंकि वीजा तो उन्होंने लगाया, क्योंकि चैनल तो वो है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि सही व्यक्ति का चुनाव करिए। उसने ज्योतिषी भी सही चुन लिया और जो लायर है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या वीजा कंसल्टेंट, वो भी सही चुन लिया, उसका काम हो गया। अच्छे समय में बुरा गाइड मिल जाए तो अच्छा समय नहीं रहता, वो भी बुरा हो जाता है। तो बुरे समय में अगर अच्छा गाइड मिल जाए, अच्छा सलाहकार मिल जाए, तो बुरा समय भी अच्छे में तब्दील हो जाता है। हम वही करते हैं। मैं आपके ऑफिस में आज आया हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने देखा नीचे आपने लिखा है 8 बार वीजा रिफ्यूज, 4 बार वीजा रिफ्यूज। हम तो लगते हैं ना, मतलब यही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पॉडकास्ट में लेना बन जाए। तो हम ज्योतिष में है ना, व्यक्ति कोई समस्या लेके आता है कि मेरा वीजा नहीं लग रहा, विदेश यात्रा नहीं हो रही, तो हम उसके जिस समय वो आता है उसके आधार पे उसे कुछ रेमेडीज, जिससे कि उसकी यात्रा, उसकी विदेश प्रवास, परमानेंट रहने वाला उसके जो ग्रह हैं वो एक्टिव हो जाएं, वो कर देते हैं। उसने उपाय किए, हो गया। आज भी मेरे पास रोज की 2 या 3 कंसल्टेंसी विदेश से हैं, विदेश से हैं। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, वो कहते पीआर, मैं कहता हूँ पहले लॉ एंड रेगुलेशन जो है उनको फिल करो। हाँ, उनमें अगर कोई रुकावट है तो बताओ कि आप फ्रेंच नहीं कर पा रहे, आइलेट्स नहीं कर पा रहे, या आपको उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही,
अप्लाई तो वही करेगा ना जॉब के लिए। रेमेडी मैं दूंगा, जॉब मिल जाएगी। काम तो करना है ना। तो कई क्राइटेरिया है पीआर के लिए, विदेश के लिए, वो फुलफिल तो उसे ही करने पड़ेंगे ना। मुद्दा खत्म होता है, अभी कर्म करना पड़ेगा। फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी जी। फिर तो कहेंगे जगमोहन महाजनी ने हमें उपाय दे दिया, मैं तो मेरिट में आ जाऊंगा। वो तो पढ़ेगा नहीं बच्चा। वो तो मैं कहता हूँ हॉरोस्कोप देख के कि ये तो सरकारी नौकरी वाला है, वो तो अप्लाई नहीं करेगा। वो तो यही सोचेगा कि अभी टेलीफोन आएगा मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट से, आ जाओ भाई आप जगमोहन महाजन से मिल लिए, अब विनय हरि जी से मिल लिए, ये लो जी वीजा। प्रोसेस तो चलेगा ही ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। एफर्ट के बिना कुछ नहीं मिलता। आपको ज्योतिष में कैसे आए? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। जी। ज्योतिष का शौक मुझे 83 में वैसे ही लगा। मेरा एक दोस्त था जी। उसने शास्त्री की हुई थी, ज्योतिष का उसे शौक था, करता भी था। वैसे ही बैठे बैठे ये घर पहला होता है, ये दूसरा था, फर्स्ट हाउस। तो मैंने एक रजिस्टर लगा लिया, बस उससे यही ली। उसके बाद फिर साइक्लोस्टाइल किताब मिल गई, लाल किताब, सेल्फ स्टडी है। खुद पढ़ा सब? बिल्कुल जी। कोई गुरु नहीं आपका? बिल्कुल नहीं है जी, किसी से कोचिंग, किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि दी है 2012 से 11 से लेके 13-14 तक, 2-3 साल। आज वो मुझसे ज्यादा कामयाब है। कितनी कुंडलियां देख चुके होंगे आज तक? अंत ही नहीं है जी, कोई क्या कहूँ, अंत ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। रोज कुंडलियां कितनी देख लेते हैं? आजकल हम टारगेट 30 का रख के चल रहे हैं जी। ऑनलाइन देखते हैं या ऑनलाइन अलग है जी? ऑनलाइन लग से होता ऑनलाइन अलग है। ऑनलाइन का भी रोज की 5, 7, 10, 12, 15 हो जाती है। अगर इस हिसाब से देखें तो 50 कुंडली की एवरेज निकल जाएगी रोज की। ये कुंडली है? जी। जो आज से साल पहले मिला वो आज फिर भी आ सकता है ना। जी। मतलब परिवार अगर सोचना चाहे तो सारा पंजाब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली के कम से कम 1600-1700 परिवार हैं। 1700? हाँ जी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना पूछे मुझसे काम नहीं करते। मैं कहता हूँ ये वहम को गोली मारो यार, जो करना है करो। कौन से रंग की गाड़ी ले, क्या करें, मैं कहता हूँ जब ले लिए तो ले लो। क्योंकि जब आप हर काम के लिए छोटे छोटे कदम उठाने से पहले ज्योतिषी सलाह लेंगे तो जी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। अब लाल किताब का एक नियम है कि मकान इस उम्र तक नहीं बनाना। जब एक बार मकान बना लिया, मतलब हमने शनि को एक्टिवेट कर ही लिया, तो उसके बाद दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, मुहूर्त वाला जो विधान है वो निकलवाओ, वो जरूर करो। ग्रह जब एक्टिवेट कर ही लिया हमने, उसके बाद पूछने की जरूरत। जब आपने एक बार गाड़ी ले ली, पहली गाड़ी, उसके बाद मैं तो कहता हूँ चाहे जाके श्राद्ध में ले, वो हमारे संस्कार है कि हमने श्राद्ध में नहीं लेनी। मतलब जिस ग्रह ने आपको एक वाहन देना है वो तो एक तरह से एक्टिव हो ही गया ना। उसके बाद जब चाहे जितना मर्जी ले ली, जो जी करता है करो। आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है? सारा पंजाब है जी, पंजाब के अलावा फिजिकली दिल्ली है। सब जगह पे आपकी अवेलेबिलिटी होती है? हाँ जी। वो हमारे अपने अलग अलग दिनों के टूर होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती है फिक्स। अब जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी आपको विनती होगी, एक बार जगमोहन जी को मिलने की कोशिश करिएगा। मेरे सामने बैठे हैं, आप भी कैमरे पे देख रहे हैं, यहाँ आपको भी नजर आ रहे हैं, मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। इनका ऑरा, इनका मिलना, इनकी पॉजिटिविटी, 40 साल दिए हैं इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को। दवाई वही होती है, कौन सा डॉक्टर दे रहा है, कितनी मात्रा में दे रहा है, परहेज हो रहा है नहीं हो रहा। ग्लूकोज की बोतल आप घर पे भी लगवा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगती है। ये संपूर्ण ज्योतिष आचार्य हैं, ये ना डॉक्टर साहब लिखवाने के लिए तैयार हैं, ना गुरुजी बनने के लिए तैयार हैं। आज बहुत सारे लोग इनसे पूछ के काम करते हैं। अगर आप इनसे उपाय नहीं भी कराएंगे, आपको जिंदगी में क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसकी भी समझ लग जाएगी।
और धन्यवाद, आप बहुत अच्छे तरीके से आज लोगों की समस्या बात तो रह ही गई थी जी, नहीं, मेरे बहुत सारे सवाल हैं जी अभी। ज्योतिष वाली तो एक रह गई थी कि हाँ ज्योतिष जी। का चर्चा प्रोफेशनली कैसे आया, जी बात तो वो थी। मुझे था बीच में, मैं ना हाँ। क्योंकि अवेलेबिलिटी आपकी है ना, हाँ, आपको देखने 25-30 बंदे हैं रोज के, तो नहीं हमारे नहीं, पास तो ऑडियंस बहुत देखिए, ज्यादा। जिस दिन हमें ऑफ होते हैं ना उस दिन में कोई नहीं देखता। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों को सीमित दायरा था, जी। जब प्रोफेशनल नहीं होते ना तो दायरा पारिवारिक ही रहता है, जी यारी दोस्ती वाला रहता है कि जगमोहन जी को, महाजन साहब को, जो उस तरह जो भी संबोधन है उनका, किसी का दोस्ती है, किसी का रिश्तेदारी है, कि इनको नॉलेज है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, वो किसी महिला को लेके आया मेरे पास जी कि इनको किसी ने कहा है कि इनके बेटे की मौत तक हो सकती है इस पीरियड में। तो मौत के बारे में बताने के लिए तो लाल किताब में 100% मनाही है। और ऐसा जब उन्होंने जन्म कुंडली दिखाई तो पुत्र का जो है ना, हम कह सकते हैं पुत्र का सुख जन्म कुंडली पूरा बता रही थी, इनका औलाद का सुख। तो मैंने कहा ये ऐसा तो कोई कहता भी नहीं है, तो ये हुआ कैसे? तब उन्होंने बताया कि मैं फला फला ज्योतिषी के पास गई थी, तो मेरे पास 3300 रुपया मेरी पॉकेट में बच्चे की फीस का था। मुझे अमाउंट भी याद है, 3300 रुपया। और उस ज्योतिषी ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे पूजा पाठ के नाम से। 2006 की बात है ये। उस समय 50,000 मांग लिए। मैंने अपने एक दोस्त को साथ लिया, महिला को साथ लिया, हम उस ज्योतिष के पास चले गए। ये क्या है, ज्योतिष सही करो। वो कहता है जी, मुझे उसने महाजन साहब ही संबोधित किया जब मैंने नाम बताया था कि आपको पता नहीं है, हम ज्योतिष करते हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है, ये करना होता है, आप करके दिखाओ ज्योतिष। तब मैंने अपना काम छोड़ के ज्योतिष में आ गया, जिद की वजह से। चैलेंज ले लिया। आज उसे कोई नहीं जानता, मुझे सारे जानते हैं, मतलब जिद। और ये जिद कौन देता है? सूरज 6। तो सूरज 6 हठी हैं, हम तो पूरे हठी हैं। सूरज 6 है। आज जो ज्योतिष थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं ना, वो नोट कर लें। सूरज 6 जितना हठी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, खुद का नुकसान भी कर सकता है। तो चलता हुआ मेरा अपना काम। मैं हमेशा ना लोगों को एक कहता हूँ कि ज्योतिषी जितने भी बने हैं ना, ज्योतिष में पैसा बनाने के लिए बने हैं। जगमोहन महाजन के पास जब पैसा था तब ज्योतिषी बना है। मुझे ना जी जगमोहन महाजन से 2-3 चीजें याद आ रही हैं। एक तो जगमोहन, ऊपर से महाजन, जग को मोहने वाला। मैं 4 जगमोहन को आज तक मिला हूँ। पहले जगमोहन चंडीगढ़ में एक वकील साहब थे, अब वो हाई कोर्ट के जज बन गए। वेरी गुड। दूसरे जगमोहन साहब छोटे छोटे प्लाट काट के कॉलोनी काटते थे, आज वो बहुत बड़े बिल्डर बन गए। तीसरे जगमोहन साहब जलंधर में हैं, कॉलोनाइजर हैं। चौथे जगमोहन साहब आज मिल रहे हैं। जो जगमोहन नाम है, इसमें नाम में नाम का भी महत्व है। न्यूमरोलॉजी वाले से पूछिए। वैसे भी हम संस्कारों की भी बात करें ना, तो वहां भी नाम का महत्व है। तो पुराने जमाने में लोग नाम ऐसा रखते थे जिससे कि उन्हें याद हो जाए। मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर को आज तक मिला हूँ, जब मैंने चर्चा करी महाजन के लिए, मैं कहा जी मुझे महाजन, गुप्ता, बनियों के बारे में कुछ सुनना है। तो जितने भी धर्म कर्म के काम, जितने भी पाठ पूजा के, पैसा, लक्ष्मी ज्यादातर इसी कास्ट में होती है। क्या वो भी कुछ होता है? हाँ, ये डीएनए भी होता है जी, डीएनए भी होता है, और नेक नीति भी होती है, दान पुण्य का भी महत्व है, हर चीज का महत्व है। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो अच्छा वापस आता है, लेकिन लाल किताब को बदनाम किया गया है कि ये मना करती है, मना करती है। तो उसके लिए भी एक लॉजिक है, सही बात है कि हर चीज
हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी। जरूरी नहीं है कि जो आपको ठीक हो वो मुझे भी ठीक हो, पर आप जो काम कर सकते हैं वो इम्पॉसिबल की श्रेणी में नहीं आएगा। वो कोई भी कर सकता है। जब तक कोई काम किसी ने नहीं किया तब तक ही वो इम्पॉसिबल है। लेकिन हर व्यक्ति वो कर भी नहीं सकता। हर व्यक्ति एवरेस्ट को फतेह नहीं कर सकता। जब तक किसी ने फतेह नहीं की थी, जब तक कोई उसकी चढ़ाई नहीं चढ़ा था, तब तक वो इम्पॉसिबल था। बट अगर सूर्य 6 वाला चाहे तो वो हट से कर सकता है। हाँ, हट से कर सकते ये हैं। स्वभाव हाँ, होते हैं ग्रहों के। बिल्कुल जी। कहा गया है कि ना करो, ना करो। हट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छी भी तो जिद होती है कि मैंने आईएएस बनना। बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो क्रैक नहीं कर पाते, वो दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं करते, जबकि उनमें कैलिबर है। हट व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने किसी पंडित जी से पूछा, मैं कहा मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कह रहे आपके मंगल कहाँ। मैं कहा मेरे मंगल 6 है। फिर वो मंगल 6 मुझे समझाने लगे कि तुम्हारी ये भी निशानियां हैं, तुम्हारा ये भी है, तुम्हारा ये भी है। जो जो वो हाँ, बोलते हैं वो सारी मंगल 6 जी। हर लाल किताब वाला ना, सारी दुनिया जितनी भी लाल किताब करती है एक ही बात कहेगा कि बेटे की खुशी नहीं मनानी जी। जो करे आपने सोना नहीं डालना जी, बच्चे को सोना नहीं पहनाना। हाँ जी। लेकिन मंगल 6 वाला कामयाब कैसे होगा जी। वो क्या कर्म करे। हर व्यक्ति तो हर काम नहीं कर सकता नहीं कर ना। सकता है। लेकिन जब मंगल 6 वाले को हमने काम करवाना है, मैं क्या करवाऊंगा। जी। मैं उसे कहूंगा तू क्राइम रिपोर्टर बन जा, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर बन जा। उसकी कलम, बुद्ध का घर है ना, जी जी पहले जमाने में कलम बोला जाता था। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होगी। मंगल क्या है, हथियार। यार। तो वो व्यक्ति अगर अपनी कलम से, पेन से लिखना शुरू कर दे, जी। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कुछ भी है, लेकिन बात वही रहेगी प्रचार कर दे कि वो क्राइम रिपोर्टर बन जाए, प्रेस रिपोर्टर बन जाए, सरकार के हक में लिखे, सरकार के विरुद्ध लिखे, जी। स्टिंग ऑपरेशन करे, लेकिन लिखने वाला साथ हो, जी। कामयाबी मिल जाती है। अब जितने भी प्रेस रिपोर्टर देखेंगे ना, जो स्कैंडल पकड़ते हैं, जिनके लिखे में दम है, जिसे कहा जाए कि इसकी जो लिखावट कलम है तलवार से भी तेज धार है, तो ज्यादातर आपको मंगल 6 वाले मिलेंगे। तो ये बात तो आपको किसी ने नहीं बोली होगी। 12 घरों में कौन सा घर है जो पैसे के लिए देखा जाता है? पैसे के लिए हम किसी एक घर को नहीं देख सकते, किसी एक को नहीं दे सकते। किसी एक ग्रह को दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ज्यादातर लोगों की समस्या पैसे से जुड़ी है, फिर उसमें क्या देखते हैं? जब जन्म कुंडली देखेंगे, कुंडली से पता लगेगा। हाँ, कि कौन सा ग्रह उसका अच्छा है, जी। किस ग्रह से लाभ लिया जा सकता है। पैसे के लिए सूर्य भी देखेंगे, शुक्र। लग्जरी किसने देनी है? शुक्र ने। जी। धन दौलत सारी दुनिया कहती कि चंद्र है, चंद्र और शुक्र को माना गया है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों को दोनों के धन दौलत का अंतर ही नहीं पता होगा कि चंद्र भी धन है, शुक्र भी धन दौलत, लक्ष्मी है, लेकिन दोनों का धन अलग अलग तरह का है। तो चंद्र भी आपको धन देता है, शुक्र भी धन देता है? चंद्र है ही धन, शुक्र भी धन है, लेकिन दोनों में अंतर है। शुक्र का धन जी। जिसमें जान है, इसमें जान है। पशु। जी। पुराने जमाने में क्या था, उसके पास 100 गाय हैं, 100 गाय, हाथी है, उसके पास हाथी है, घोड़ा है। घोड़े है। ये शुक्र का धन है। लिक्विडिटी, पैसा, वो चंद्र है। जब आपने लिक्विडिटी देखनी है तब चंद्र देखेंगे। जब बेजान धन देखना है, जिसमें जान नहीं है, तब शुक्र चंद्र देखेंगे। बिना जान वाला चंद्र, जानदार शुक्र। मवेशी कह देते थे, जी। चौपाया कह देते थे। तो ये शुक्र का धन है। उससे भी तो शोभा है ना। जी। तो ये बहुत बारीक बारीक
अंतर है धन का। लेकिन जब अल्टीमेटली हमने धन दौलत देखना तब हम दोनों ग्रहों को ही देखेंगे। लेकिन नुकसान होगा, आएगा या नहीं आएगा, तब सारी कुंडली देखनी पड़ती है। हम चंद्र को देख के नहीं कह सकते चंद्र सेकंड हाउस में है, ऊंच का चंद्र है, चंद्र चौथे घर का अपने घर का है, बहुत बढ़िया तेरा चंद्र है, चंद्र 9वें भाव में बहुत बढ़िया है, चंद्र लग रहा है तो धन दौलत होगा, नहीं नहीं। शुक्र तेरा बहुत अच्छा है, तेरे पास बहुत लग्जरी होगी, तेरे पास बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ है, ये है वो, नहीं। ऐसे तो एक समय में पैदा हुए व्यक्ति एक ही तरह के हालात के शिकार होने चाहिए, नहीं हो पाते हैं। एक ही समय में पैदा हुए व्यक्तियों का भी बैकग्राउंड जो है वो अलग होती है। वो कर्म होते हैं उसके परिवार के भी, परिवार के भी। बात वही आ जाएगी ना, फिर कर्म पे आएंगे तो परिवार, बाप दादा का किया हुआ तो मिलता है कि नहीं मिलता है, जैसे हम पितर ऋण भी कह देते हैं, तो अच्छे कर्म भी तो मिलेंगे ना। अगर बुरे मिलते हैं तो अच्छे भी मिलेंगे। और लाल किताब का एक नियम भी है कि जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस ग्रह को भी आपने देखा, अगर उस ग्रह से रिलेटेड रिश्तेदार आपका जीवित है तब वो ग्रह अशुभ प्रभाव शायद ना दे। जब वो चला जाएगा फिर शुभ प्रभाव देगा। अशुभता होगी ना फिर तो उसकी। मंगल के लिए बड़ी जगह उन्होंने बोला गया है कि भाई की ताबेदारी में रहो, भाई की रिस्पेक्ट करो, भाई के साथ संबंध अच्छे रखो, तो मंगल अच्छा फल देगा। मतलब मंगल अच्छा है और अच्छा करने के लिए भाई की ताबेदारी करो। ऐसे ही बृहस्पति के लिए बाप के लिए बोला गया है, दादा के लिए बोला गया है, चंद्र के लिए माँ को बोला गया है। और अलग अलग घरों में जब 12 घरों में घूमते तो रिश्ते भी चेंज होते हैं। ये बहुत ही सही तरह से अगर रिश्तों को डिफाइन किया है तो लाल के हिसाब से ऊपर किसी ने नहीं किया कि हर ग्रह हर घर में जाके अपनी तासीर चेंज कर लेता है। जब हम उन ग्रहों के अनुसार चलेंगे तो जन्म कुंडली के 9 ग्रह 12 घर, मतलब अगर मैं कुछ बोलना चाहूं या लिखना चाहूं तो 108 तरह से हर ग्रह को लेके जा सकते हैं। एक छोटा सा हैंड नोट बन सकता है 108 पॉइंट कि बृहस्पति पहले घर वाले को ये करना चाहिए, दूसरे को ये करना चाहिए, तीसरे को ये करना चाहिए। ऐसे ही वो लिखूंगा तो 108 पॉइंट अगर हम नोट कर लें, अगर उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन बना लें, अपनी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है तो वही काम कर जाएगा। लेकिन फिर उपाय कौन करेगा? डॉक्टर लोग भी तो कहते हैं ना कि सुबह उठो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, जॉगिंग करो, कम खाओ, तला ना खाओ, पर शरीर तो फिर भी अस्वस्थ होता है तो जाना ही पड़ता है ना डॉक्टर के पास, फिर दवाई है। तो मतलब प्रिकॉशन और उपाय साथ साथ चलेंगे। एक समय मिला हमें जिस समय हम पैदा हुए उस समय के हमारे ग्रह हैं। बिल्कुल जी। एक वर्ष फैल के ग्रह आ गए, एक जो हर रोज दिन चेंज होता है उसमें भी ग्रह चेंज। ऐसे तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा जी, फिर व्यक्ति जी नहीं पाएगा। फिर वो कैलकुलेशन। ऐसे तो मिनट की भी कुंडली बनी हुई है, 1 मिनट की कुंडली भी है लाल किताब में। पहले एक सालाना कुंडली वर्षफल, फिर महीना कुंडली, फिर साप्ताहिक कुंडली, फिर डेली कुंडली, फिर मिनट कुंडली। इतना डीप एनालाइज हो जाता है जी? जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्चर नहीं है। अच्छा, रिसर्च नहीं हो रही कहीं पे भी? नहीं, मैं रिसर्चर नहीं हूं ना। जिसने रिसर्च कर दी उसे तो उसके डीपली जाना ही पड़ेगा ना। फॉरेंसिक जिसने करना है उसे तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो पानी पी लेना है, वो कौन चेक करेगा? लेबोरेटरी चेक करेगी। उनके पास सारे फार्मूलेज हैं कि उसने पानी में से क्या क्या कितना कितना बारीकी तक जाना, उसने बता देना कि ये हार्मफुल है या नहीं है। मैं तो पी लिया पानी, खत्म बात। आपके पास जब कोई आता है आप उसके कौन सा ग्रह देखते हैं? जन्म वाले देखते हैं, सबसे पहले वाले तो देखते हैं कि प्रेजेंट के देखते हैं? सबसे पहले तो जन्म कुंडली जो है ना जी, वो महत्व, बेस होता है। बेस वही है।
जी। जब बेस ही आपका कमजोर है, नींव कमजोर है, तो उस पर बिल्डिंग अच्छी नहीं खड़ी हो सकती। उसके बाद वर्ष कुंडली है, वो क्या समस्या लेके आया है, वो करोड़। देखिए, एक व्यक्ति आके कहते हैं कि मैंने मकान बनाना है, जी। वहां पर वर्ष कुंडली को नहीं देखेंगे, तब जन्म कुंडली को देखेंगे। क्या इसे इस साल तक मकान बनाना चाहिए? जैसे कि शनि 5 वाले को मना किया गया है कि मकान नहीं बनाना, औलाद पे भारी रहता है, वो अच्छा, बनाना ही नहीं मकान उसको, बनाना ही नहीं 48-52 ईयर तक। तो वो किराए पे रहेगा जी? आप कैसे कहते हैं वो किराए पे रहेगा? पेरेंटल हाउस भी तो हो सकता है। नया नहीं बनाना, नया नहीं बनाना, खुद के पैसे से नहीं बनाना। मकान बनाना किसे कहा जाता है? जरूरी नहीं है कि वो कहे कि मैं फ्लैट ले लेता हूं ना, लेना ही नहीं है। अपने पैसे से बना बनाया या नींव से खुदवा के मकान नहीं बनाना। जब उसका मकान का सवाल आएगा तब हम जन्म कुंडली देखेंगे। 42 साल की उम्र में मेरे पास आया, उसके पास पैसा है, सबसे पहले तो वो मकान की सोचेगा ना। लेकिन जब वर्षफल आता है तब उसमें कई बार हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी के योग, तब भी मना करते हैं कि मकान मत बनाना। वो 48 ईयर तक मकान मत बनाना तो बाद में बनाना। इस समय योग चाहे है। अगर वर्षफल में शनि 5वें घर में आ गया तो वो कोई मकान लेना चाहता है, वैसे बेसिक जन्म कुंडली उसे कहती है कि तू मकान जब जी चाहे बना ले, तो वर्षफल में आगे तो हम उसे रोक देते हैं कि 1 साल के लिए और रुक जाओ, ना बनाओ। मतलब वर्षफल का भी महत्व है, उसका भी महत्व है। लेकिन जब उसका कोई नौकरी का सवाल आएगा, शादी का सवाल आएगा, तब वर्षफल का महत्व होगा। तब कई बार महीना कुंडली भी लगाई जा सकती है कि इस महीने तक शादी होने के आसार भी हैं। तो लोग भविष्यवाणियां करते हैं जी। भविष्यवाणी लाल किताब का चैप्टर नहीं है जी। भविष्यवाणी के लिए आपको नक्षत्रों का ज्ञान, नक्षत्रों की क्वालिटी, नक्षत्रों का स्वभाव पता होना चाहिए कि कब नक्षत्र, किस नक्षत्र में किस राशि में जाके कौन सा आएगा, कब भूकंप आ सकते हैं, कब अग्नि की घटनाएं हो सकती हैं। ज्यादातर ज्योतिषी जो है ना, वो मुंह से वैसी बात निकाल देते हैं। मैं पहले सही बात बोलूं अगर आपको, तो मैं टीवी पे भी आता हूं, अब भी आता हूं। तो पहले हम राशि भी बोला करते थे जी। तो कोई भी राशि ले लीजिए, किसी भी राशि का जिक्र कर लीजिए, आप कोई राशि बोलिए कोई राशि। तुला राशि। तुला राशि मैं ऐसी बोल देता हूँ, आज एक्सीडेंट के आसार हैं, सावधानी रखें। तो क्या किसी तुला राशि वाले का आज के दिन एक्सीडेंट नहीं होगा? हाँ, करोड़ों लोग हैं। तो ऐसे ही जो राजनीतिक सीन चल रहा है, कर दो भविष्यवाणी कि जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से। कहाँ इलेक्शन है, वहां किस पार्टी का जोर है, को सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल है। 11 टीम मैच खेल रही हैं। क्या किसी ने जब 11 टीमों में से बताया कि ये टीम जीतेगी? नहीं। जब 2 मैच है, एक ने हारना है, एक ने जीतना, लास्ट में जाके पहले ही बताए ना ये इस पोजीशन पे ये जाए। डंडोरा पीटते बाद में देखो हमने बताया। तो ये मैं उनको ना, उनकी कोई वो क्या कहते हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा। मेरी वहां पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच आपका विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि जब मेरा कोई विषय नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज करने का मेरा एक अपना तरीका है, लॉजिक है, जबकि वो भी अपने तरीके से सही कह रहे होते हैं। एक कैलकुलेशन है, जो जिसकी महारत है वो कर सकता है। पुराने जमाने में होती थी कैलकुलेशन ही होती थी ना। जब कैलकुलेशन होती तभी किसी राजा ने अपने पुत्र का परित्याग किया, छोड़ दिया, ये है वो कि ये बड़ा होके ऐसे करेगा वैसे करेगा। ये भविष्यवाणी है, ये भी तो भविष्यवाणी है ना एक तरह से, कि मंगल 6 वाले को बेटे की खुशी नहीं मनानी, वो शादी नहीं करेगा क्या बच्चे की? कहते हैं मंगल 6 वाले का बेटे की खुशी मातम पे जाके खत्म होगी, तो इसलिए मना किया कि बेटे की खुशी मनाएंगे, घर में गाजा बाजा करेंगे, तो साथ के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो क्या है, करना ही क्यों है?
बाद में रिश्तेदार भी आके तो कह देते हैं यार उन्होंने जो किया सब्जी में नमक ज्यादा था, हलवाई अच्छा नहीं किया। ऐसे ऐसे तो मैं कहता हूँ बचा लो पैसे, ना करो, साधारण शादी कर देंगे, क्या है। ऐसे ही हर ग्रह को लेके, अब कोई ग्रह आप बोलेंगे या किस भाव में है तो कुछ लोगों को उस बारे में मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कहता हूँ आपको कि आप ये ग्रह बोलिए, इस भाव का बोलिए। आपका जो दिल है, जहां आपकी खुशी है, क्योंकि हमने कोई स्क्रिप्टेड तो किया ही नहीं है ना कि आप ये पूछिए या मैं ये जवाब दूंगा। क्योंकि मैं जितने भी पॉडकास्ट किए हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पूछना पूछिए, लेकिन हम रहे विषय के अंदर ही। शनि का क्या प्रभाव होता है जी लाल किताब कुंडली में? किस विषय में आप शनि की क्या वैल्यू होती है? शनि आदमी को करे कष्ट ही ज्यादा देता है, शनि बेनिफिट भी देता है? सब कुछ देते हैं जी। आज के दिन शनि के नाम से डराया जाता है और हर आदमी शनि का ही उपाय करने भागता है। पहले डराने वाले तो ज्यादातर 60 सती के नाम से डराते हैं। शनि की 60 तो सती कितनी राशि पे 60 सती चलती है? बात वही आ जाएगी, तुला राशि वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जिन पे 60 सती चल रही है सब के सब बुरे हालात के शिकार है। शनि अच्छा है, शनि खराब है, उसकी कुछ निशानियां हैं। जो व्यक्ति 60 सती में भी मकान बना रहा है तो शनि के साथ अच्छा है। जिसका मकान बिक रहा है जी, बढ़िया, वो भी बढ़िया। हाँ बढ़िया, उसके लिए भी बढ़िया, उसे बेचना ही नहीं चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए 60 सती में मकान जी। बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसे गाइड किया जा रहा है कि तू मकान मत बेच। बढ़िया करना है ना शनि को 60 सती को। सांप नहीं मारने, सांप मारना नहीं मारना, सांप नहीं मारना, मकान नहीं बेचना। पुराने जमाने में ना मछली का तेल भी आता था जी, मछली के तेल का कारोबार नहीं करना जी। मकान तोड़ना भी नहीं है जी, मकान गिराना और तोड़ना भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना। हाँ, अगर पैसे की जरूरत आ गई कंस्ट्रक्शन नई मकान की तो करे, तोड़ के नहीं बनाना। तोड़ने से भी शनि खराब है। मतलब जब पता है कि 60 सती चल रही है तो शनि को अच्छा रखना है, तो शनि के लिए तो हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि मजदूर का हक ना मारो। हाँ जी। ये तो हो गया सर्वविदित, लेकिन उसकी असल निशानियां मकान का गिरना, मकान का बिकना, सांप को मारना, इससे शनि खराब हो जाता है। अच्छे शनि वाले को भी जी यही चीजें खराब फल देती हैं। लेकिन जब 60 सती चल रही है वो ये सोचते हैं कि मैं छोटा मकान बेच के आगे बड़ा ले लूं, तो मैं कहता हूँ इस दौरान ये मत कर, तू बड़ा ले सकता है तो ले ले, पुराने वाले को मत बेच। ये जब तेरी 60 सती कम तब बेच लेना, अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग 60 सती को निकालना चाहते होते, अरे ये चुपचाप निकल जाए, उसके अंदर क्या ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? किस तरह का काम? कुछ भी, कोई नया बंदे को नहीं, देखिए 60 सती है जिस पे है, देखिए वैसे तो लाल किताब का विषय नहीं है जी, लेकिन कोई ये सदियों से चली आ रही बातें हैं जी, तो महत्व तो है ना जी, महत्व को नहीं नकार सकते जी, तो चाहे मेरा विषय है या नहीं है। जी, एलोपैथिक का डॉक्टर आयुर्वेदिक को नकार नहीं सकता। तो उसमें जो सावधानियां लाल किताब के अनुसार दी गई हैं तो मैं तो उस पे ही आऊंगा ना कि मकान ना बेचो, सांप ना मारो। आजकल सांप तो शहरों में आ गए, लेकिन देहातों में तो है ना सांप, खेतों में तो है ना, घर में तो निकल सकता है कभी भी। सांप ना मारा जाए, मकान ना गिराया जाए, मकान तोड़ा ना जाए, मकान बेचा ना जाए, मशीनें ना बेची जाए अपनी। तो ये चीजें, हाँ, अगर कोई काम नहीं कर रही उसकी जगह नई मशीन लेके आनी है, छोटा मोटा कर लो, लेकिन मकान वाला डिसीजन मैं नहीं लेने देता कि पुराना मकान बेच के मैंने बड़े में जाना है, तो मैं कहता 2 साल और रुक के चले जाना। तो ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए भी बुरे समय में भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो शनि का असर बुरा भी होता है, शनि का असर अच्छा भी होता है। शनि का असर सबसे बुरा तब हो जाएगा जब व्यक्ति चाल चलन से गिर जाता है, गंदी आदतें, पर स्त्री हो, पर स्त्री
दूसरा शराब, अल्कोहल कह लीजिए। जी। मैं शराब कहूंगा, लगेगा मैं तो पीते ही बियर हूं भाई। हाँ जी। सामने से जवाब आएगा अल्कोहल। जी। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, सात्विक है, जी। उसे शनि कभी परेशान नहीं करेगा। मांसाहार भोजन को कैसे देखते हैं? नहीं करना चाहिए जी, लाल किताब में मनाही है। बहुत जगह मनाही है। सूर्य वाले को स्पष्ट, सूर्य 11 वाले को स्पष्ट मना किया गया है, जी। लेकिन बाकी जगह उन्होंने इशारों से बताया। जबान का चस्का, चस्का इसी चीज का है, मांस मदिरा का। जी। बहुत जगह उन्होंने दूसरे ग्रहों को लेके भी बोला गया है। किसी एक ग्रह के खराब हो जाने से भी शनि खराब हो सकता है। जब शनि खराब हो जाएगा तो शनि के 2 एजेंट रखे हुए हैं लाल किताब के अनुसार, जी। एक राहु और एक केतु। तो जब बॉस खराब है तो चेले अपने आप ही खराब हो जाएंगे, राहु केतु भी खराब हो जाएगा। जी। तो शनि को अगर आपने अच्छा कर लिया, शनि को अच्छा कर लिया, शनि अच्छा है, तो राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे। मतलब शनि अच्छा है, केतु अच्छा है। केतु क्या है? औलाद, बेटा अच्छा है। और किसी का बेटा बिगड़ा हुआ है, मतलब उसका केतु खराब है। बिल्कुल जी। केतु को सही करने के लिए एक तो जब जन्म कुंडली देखी जाती है ना, जी। जन्म कुंडली देखी जाती है तो केतु कई तरह से खराब होता है। ये तो मोटी मोटी बात बताई गई ना। जी। जैसे कि हमने सूर्य 11 के लिए बोला है, जी। तो वहां भी वो औलाद के लिए मनाही की गई है, वो भी केतु है। लेकिन वहां कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन सूर्य 11 वाले को खाना ही नहीं चाहिए। फिर आ जाते हैं खुद केतु, जी। जन्म कुंडली का केतु, वो किस भाव में जाके कैसे खराब हो रहा है उसको देखेंगे। फिर बृहस्पति देखेंगे, बृहस्पति का तो वो चेला है ना, जी। उसको भी देखेंगे। तो मतलब जब जन्म कुंडली देखते हैं हम, बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उम्र है 43 साल, उम्र है 42 साल, उम्र है 50 साल, तो मेरा सवाल होता है कि बेटा है? मतलब उस जन्म कुंडली में केतु किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और आप शायद जान के हैरान होंगे कि 95% से यही जवाब मिलता है कि बेटा नहीं है। है ही नहीं। है ही नहीं, बेटियां हैं। बेटियां हैं या बेटा गोद लिया है। केतु खराब का मतलब आपके मेल चाइल्ड नहीं है। मेल चाइल्ड नहीं आएगा, या शादी के सुख नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। जब शादी का सुख होगा तो औलाद का सुख होगा। शादी की देरी की वजह से भी यही हो सकती है, बेटा देरी से मिलेगा। सवाल तो ये है कि हम देखते कैसे हैं, पूछने वाला क्या पूछ रहा है, समझने वाला क्या समझ रहा है। एक व्यक्ति आता है, अपनी जन्म कुंडली दिखाता है, वहां वंश वृद्धि नहीं है, वो कहता है मेरे पास बेटा है। तो बेटे से वंश वृद्धि नहीं है, बेटे के आगे बेटा भी तो हो। मतलब दादा करता है, परदादा करता है, तो आगे आता है, शाखाएं बढ़ती है। जिनके बेटा नहीं है जी। उन्होंने अडॉप्ट किया है। लेकिन लाल किताब उर्दू एक लफ्ज मुतबन्ना, अडॉप्टेड, कहते मुतबन्ना भी सुख नहीं पाएगा। हम सुख देना चाहते हैं लेकिन वो सुख नहीं पाता, क्या करेगा। तो जितने भी ग्रह हैं ये सारे रिश्तों में भी होते हैं। बिल्कुल रिश्तों में है जी, हर ग्रह का रिश्ता है। जैसे एक्सप्लेन करिए, अभी केतु बताया आपने, बेटे केतु बेटा हो गया जी, जी। राहु ससुराल हो गए। राहु ससुराल जी। शुरू से चले, जैसे जी, लाल जी, किताब में जी, जी। बृहस्पति बाप दादा, जी। सूर्य भी बाप, फिर चंद्रमा। लेकिन देखिए, अगर हम ना इन्हीं रिश्तों को संभाल लें, माँ बाप को ही, माँ बाप की कदर करें, तो बाकी सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं। शुक्र के लिए जीवन साथी है, जी। मंगल के लिए भाई है, संगी साथी है, केतु के लिए मामा भी है, नानका परिवार भी है, बेटा भी है। मतलब जब कोई सवाल करता है, बुध के लिए बहन है, बुआ है, मौसी है, बेटी है, बृहस्पति के लिए बाप दादा, जी। चंद्र के लिए माँ दादी नानी। जी। फिर आ जाते हैं जी हम शुक्र पे, पत्नी आ गई,
बृहस्पति भी बाप दादा, फिर बृहस्पति 2 बार बोल गया। अब ग्रह बोली, मैं रिश्ते बोल देता हूँ। शनि रह गया। शनि के लिए चाचा देखा जाता है जी। चाचा शनि होता है। हाँ जी, ऐसी जो बीमारियां होती है वो भी ग्रहों के साथ बिल्कुल होती हैं जी। आपके शरीर के अंग है वो भी। बिल्कुल, जब कोई बीमारी का सवाल लेके आता है, जी एक व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहता, तो मैं कहता हूँ ये सवाल ना कर, तो ये बता मेरी पीठ में दर्द है, ताकि मैं और ग्रह के करीब पहुंच जाऊं। वो कहता है जी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तब हम केतु। वो कहते हैं जी बीपी लो है, बीपी है ये, तब मंगल है। वो कहते हैं आंखें हैं, तब शनि है। सांस की प्रॉब्लम है, तब बृहस्पति है। तो ऐसे ही स्किन है तो शुक्र है। मतलब वो क्या रोग बताता है, जन्म कुंडली का ग्रह वो कैसे ठीक होगा। मैं ग्रह ठीक करूंगा, डॉक्टर रोग ठीक करेगा, बढ़िया चीज मिल जाएगी उसे। हर तरह की बीमारी को भी हम ग्रहों के साथ जोड़। हाँ, लाल किताब में लिखा गया है बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, दावा एक खुदाई नहीं, कि भगवान होने का दावा नहीं मैं कर रहा, ये एक हिसाब किताब है, दुनियावी हिसाब किताब है। ग्रहों को देख के एक हिसाब किताब लगा दिया, भगवान होने का दावा नहीं है। लेकिन ये भी वो कहते हैं कि पैरेलल चलिए, ये नहीं कि आपने ज्योतिषी से उपाय ले लिए दवाई लेनी बंद कर दी। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, जब वो मेरी रील देखेंगे ना, जिसमें भी मैंने किसी भी रोग का जिक्र किया है, तो लास्ट में एक पोस्टर लगाता हूं कि अगर कोई दवाई चल रही है तो वो ना छोड़ी जाए। मतलब प्रोफेशन को लेके मैं भी जो एथिक्स होते हैं ना उनको फॉलो करता हूं, ताकि लोग गुमराह ना हो। ये कहने के लिए नहीं, मेरी कोई भी रील देख लीजिए जहां बीमारी का जिक्र है। मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल में अगर आप हमें दर्शकों को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो देखिए मैं आपकी बात टोक रहा हूं, एक ही ग्रह होता है। आपकी बात टोक रहा हूं, जो क्योरेबल नहीं है ना जी, वो ज्योतिषी के पास जाके भी क्योर नहीं होगा। बट पता तो लग जाता होगा कौन सा। हाँ, खून से संबंधित रोग पता चल जाते हैं। ये खून से संबंधित ही रोग देखेंगे ना, कैंसर है जी, तो जब हम खून से संबंधित रोग का जिक्र करेंगे तब मंगल बद गिनेंगे। लाल किताब का एक चैप्टर है मंगल बद। तो जन्म कुंडली का वो मंगल कहाँ है, उसकी क्या रेमेडीज हैं, मंगल बद की क्या रेमेडी है, कुछ यूनिवर्सल भी उन्होंने दी हुई है लाल किताब में, कि आप ये करिए, वो सारी दी जाएंगी जिससे कि मंगल ठीक हो जाए। हाँ, ये है कि जिस स्टेज का कैंसर है, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, ज्योतिषी उपाय भी चल रहे हैं, तो बढ़ता नहीं है। जिस स्टेज पे है वही रुक जाएगा। क्योरेबल तो है नहीं। अगर वो पीछे जाने वाली बीमारी कोई है, क्योरेबल है, तो आराम मिलना शुरू हो जाता है। हर बीमारी किसी न किसी ग्रह के साथ है। बिल्कुल है जी, हर बीमारी। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो हमारी समझ में ना आए। हाँ जी, पकड़ में नहीं आती। हमारी समझ में इस बीमारी की समझ नहीं आती कि ये किस ग्रह को करती है, लेकिन हर बीमारी किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे पशु पक्षी भी सब ग्रहों के पार्ट है। ज्यादातर जो परिंदे हैं ना, पक्षी हैं, बुध के हैं। उसके बाद रंग का थोड़ा सा महत्व दे के उस ग्रह के साथ, जिस ग्रह को जो रंग दिया गया है उस ग्रह के साथ जोड़ दिया जाए। कुत्ते हो गए, गाय गऊ होगी, ओवरऑल जो कुत्ता है, सारा कुत्ता है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे घर का है, वो केतु है। लेकिन साथ के साथ घर में पालने के लिए जिसमें लाली आ जाए, लाल रंग में आ जाए, वो मनाही की गई है। तब वो कहते हैं कि मंगल और केतु का मेल हो जाएगा। तो मंगल और केतु ना मिले। आज मैं एक और बात बता रहा हूं, मंगल और केतु आपसी दुश्मन है। दुश्मन है? दुश्मन है। मंगल जो है शहद है, और जहां तक सुना शहद कहते हैं कुत्ता शहद नहीं खाता। दुश्मन है जी। तो लाल रंग का पटा ना पहना जाए, ना पहनाए। जो घर में कुत्ता है आपके, अगर किसी ने पाल रखा है, तो वो लाल रंग का पटा गले में पहनाते हैं, पकड़ते भी हैं। तो जो टेप है
विदेश में तो टेप होती है, पूरी रोल होता है, जी तो वो रेड कलर ना हो। अदरवाइज हम लाल किताब वाले ये मानेंगे जी कि मंगल और केतु मिल गए। मंगल और केतु जब मिलेंगे, एक तो मंगल बद हो जाएगा, जी दूसरा मंगल से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। बेटे को प्रॉब्लम आ सकती है, खून से संबंधित रोग हो सकते हैं, पैनक्रियाज बिगड़ सकता है। तो मतलब हम खुद ही कई बार इनवाइट कर देते हैं। अगर डीपली जाएं तो इन बातों का महत्व है। आम व्यक्ति को तो पता ही नहीं है ना, आम व्यक्ति को ये बातें नहीं पता। कुत्ता तो रख लिया, लेकिन कुत्ता रखने की भी 8% व्यक्तियों को मनाही है। हर कोई नहीं रख सकता। 92% रख सकते हैं। जी राहु 7 वाले को कुत्ता नहीं रखना चाहिए घर में। जिन व्यक्तियों का भी राहु 7वें भाव में है, उन्हें कुत्ता नहीं रखना है। और लाल रंग का कुत्ता टोटली मना किया गया, जिसमें लाली आ जाए। जी सो जितनी भी चीजें हैं वो सारी ग्रहों से जुड़ती है। हर चीज जुड़ेगी। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड ना हो। कुछ भी है, हर चीज क्योरेबल है अगर समय पे उसको पकड़ लिया जाए। हाँ क्योरेबल है, क्योरेबल है। आपको कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, मानव जीवन में हर समस्या आपको ग्रहों की वजह से होती है। कई बार कुछ परहेज करने पड़ते हैं, कई बार उपाय करने पड़ते हैं। एक सही डॉक्टर ही आपको बता पाएगा आपको रोग क्या है और कौन सी आपको दवाई लेनी है। इन सभी बातों पर आज चर्चा हुई है जगमोहन जी के साथ। ज्ञानी आदमी है, बहुत नॉलेज है इनको, आपकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपने बहुत अच्छे जादू चीजों को बताया। आज के इस पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो तो अभी तक तो आप निचोड़ ही नहीं पाए मुझे। मैं तो वही जानना चाहूंगा, और आप क्या मैं तो एक्सप्लेन बहुत, करना आप चाहेंगे? जब कोई बात छेड़ता है ना सामने वाला, जब ग्रहों से रिलेटेड, जी बीमारी से रिलेटेड, समस्या से रिलेटेड, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई ऐसा पॉडकास्ट बने जी जो सिर्फ एक ग्रह को लेके हो। जी 1 से 12 ग्रहों में जी एक ग्रह, इस तरह हम 9 पॉडकास्ट 9 ग्रहों के लिए बना सकते हैं। फिर बीमारियों के लिए अलग बन सकता है, व्यापार के लिए अलग बन सकता है, क्योंकि ये 9 ग्रह ही हर ग्रह के लिए, पंडित रूपचंद जोशी जी ने हर ग्रह के लिए व्यापार भी बताया हुआ है, जी बीमारियां भी बताई हुई हैं, परहेज भी बताए हुए हैं, उपाय भी बताए हुए हैं, और छोटी छोटी निशानियां भी बताई हुई हैं। एक ही ग्रह कई तरह के रोग, कई तरह की परेशानियां और कई तरह के लाभ दे सकता है। जी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है उससे हम निर्धारित कर लेते हैं कि इसका कौन सा ग्रह अशुभ हो गया जन्म कुंडली का। अशुभ कैसे किया, कई बार ये भी पकड़ में आ जाता है, जी कई बार ये पकड़ में आ जाता है, उसको कह देते हैं मंगल अशुभ हो जाता है 7वें घर का, जब घर में हमारे तबला है, बाजा है, हारमोनियम है, तब हम उसे कहते हैं घर से ये निकाल दो। तो ग्रह कैसे खराब कर लिया या कैसे हो गया, उससे ज्यादा कई बार हमें दवाई की भी जरूरत होती है, परहेज। आगे प्रिकॉशंस हो जाती हैं। जी और मंगल 7 वाले ज्यादातर व्यक्ति आपको शौकीन मिलेंगे गाने बजाने के, जी जिनके घर में कोई तबला हो सकता है, बाजा हो सकता है, बेंजो हो सकती है। कई लोग तो खिलौनों के रूप में ले आते थे। जी तो एक वाकया मेरे साथ हुआ है, जी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जैसे कहा है कि चस्का था। तो एक व्यक्ति मिला था, तो कहता है मेरी शादी नहीं हो रही थी। जी कहता मैं खुद गया था पंडित जी के पास, 33 साल की उम्र थी। तो कहते उन्होंने देख के मुझे बोला कि तेरे घर में ढोलक पड़ी हुई है, जी तो ढोलक निकाल दे। कहता मैं बहस के आया था पंडित जी के साथ कि हमारे घर में ढोलक नहीं है। जी तो कहता कि अब घर में मैं आया तो मैंने माँ को बोला कि पंडित जी को तो आता ही नहीं है कुछ बताना। वो कहते तेरे घर में ढोलक है, तू ढोलक निकाल दे, तेरी शादी हो जाएगी। तो माँ कहती है, कहती क्या, कहते हम चिंतपूर्णी गए थे, छोटी सी लेके आए थे ढोलकी।
आप भी अब भी जाए ना माता के यहाँ जी, जी। तो खिलौने के रूप में मिलती है, कहते हैं मैंने वो निकाल दी मेरी शादी हो गई। तो मतलब ये घर में ये मंगल कार्य होने में भी ये बाधा होते हैं, ये बुद्ध का समान होता है एक तरह। ऐसे छोटी छोटी चीजों से चीजें रुक जाती है। रुकती है नहीं, बैड इफेक्ट तो आता ही है ना जी, जी। नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं आप, क्रिएट तो होती है ना, कोई रुकावट तो है ना कहीं तो वो रुकावट कैसे दूर होगी? उपायों से, प्रिकॉशन से, या घर में कुछ आलतू फालतू सामान पड़ा हुआ है वो है, जैसे शनि 9 वाले को मना किए गए कि छत पे आप बालन कबाड़ ना रखो, तो वो भी नुकसान करेगा। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, उपाय भी जरूरी है, लेकिन उपाय जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तब बता सकते हैं। लेकिन जब आपको एक सवाल लेके आएगा ना, सिर्फ एक सवाल, फिर जन्म कुंडली की भी जरूरत नहीं है, फिर तो वैसे ही बता सकता, अब इतना तजर्बा है। फिर वो कहते हैं कि जब आप टीवी पे बताते हो तो आप तो घरेलू उपाय बताते हो, जब आपके पास आते तो आप उपायों की एक लिस्ट दे देते हो। तो मैं कहता हूं कि तब तूने एक ही सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, तब उसी ग्रह को लेके हम चले हैं। क्या तू ये बता, जो तूने सवाल पूछा आज भी अगर वही सवाल पूछा इस पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कहते वो बात तो जरूर लिखी हुई। मैंने कहा वो उस काम के लिए, अगर कुछ नहीं करना तो बाकी छोड़ दे, वही कर ले। मतलब जो उसने टीवी पे पूछा वही आने पर भी बताया गया उसे। लेकिन साथ के साथ एक बात और कहता हूं मैं लोगों को कि शादी का उपाय, नौकरी का उपाय हर 5वें दिन बदल भी सकता है, 10वें दिन बदल भी सकता है, क्योंकि तब हम महीना कुंडली पे चलते हैं तो वो बदल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर उपाय, परहेज, प्रिकॉशंस वही रहते हैं। जिसने अपनी जन्म कुंडली साध ली उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसने अपना शरीर फिट कर लिया डॉक्टर के कहे अनुसार, या जिम जाके या छोटी मोटी प्रिकॉशन लेके, फिर उसे शारीरिक रोग क्यों लगेंगे? लेकिन उम्र के हिसाब से फिर भी वो डॉक्टर के पास आता जाता रहता है। ऐसे ही हम लाल किताब वाले कहते हैं, सारा कुछ ठीक होने के बावजूद भी जन्मदिन से 15-20 दिन पहले, महीना पहले एक बार कंसल्ट जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार कोई रेमेडीज, कोई उपाय जन्मदिन वाला आ जाता है लेकिन जब वर्ष फल में बुध 8 में आ जाए ना, तो वो जो साल आने वाला है कमाई के लिहाज से बहुत ज्यादा खराब जाता है। तो उसको पहले ही काबू करें ना, बाद में जब बिगड़ जाता है तो काबू नहीं आता। इन्फेक्शन होगी ब्लड में तो काबू कर लो, कैंसर काबू नहीं आएगा, बाद में खांसी काबू आ जाएगी, टीबी काबू नहीं आएगी। तो इसलिए पहले मिलना एडवाइस किया जाता है लाल किताब के अनुसार, कि पहले ही पता चल जाए कि ये खराब हो रहा है या इस तरह के हालात आ सकते हैं। आने वाला साल बेटर करने के लिए मिलना चाहिए जन्मदिन से पहले। जेन्युइन कोई समस्या है तो उसके लिए भी। आपसे संपर्क करने की क्या विधि है? देखिए बहुत विधि है, आजकल सोशल मीडिया है, उस पर मेरे नंबर है, टेलीफोन नंबर है, सब कुछ है। मेरे साथ मेरी टीम है, प्रॉपर गाइड करती है। जितने भी लोग आप हमारे साथ हैं, आप जगमोहन जी को फॉलो करिए। इनके चैनल्स की डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, इनका नंबर भी होगा। आप अपॉइंटमेंट लेके अपनी प्रॉब्लम का हल भी ले सकते हैं। आज जहाँ पर चर्चा हुई है महीने की कुंडली की, साल की कुंडली, जन्म कुंडली, ये तीनों कुंडलियों को आपको समझना है। साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, दुनिया के लिए जैसा भी हो, आपके लिए कैसा रहेगा वो आपको एक विद्वान बता सकते हैं। जगमोहन जी निपुण हैं इन चीज़ों में, इन्हें संपर्क करिए और अपनी समस्याओं का हल निकालिए। छोटे छोटे उपाय हैं, हो सकता है भयंकर बीमारी लगने वाली हो, आपके कारोबार में बहुत बड़ी बाधा आने वाली हो। अपने जन्म दिन से कुछ दिन पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाइए, ताकि आपको पता लग जाए आपका आने वाला साल कैसे है।
इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आप हमारे साथ हैं, जगमोहन जी को फॉलो करिए ताकि आप भी अपनी चीज़ों को बेहतर बना पाए। जाते जाते आप कुछ कहना चाहे लोगों को? सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जी जन्म कुंडली के ग्रहों से शुभ है या अशुभ है, जी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने रिश्तों की मर्यादा निभा ली तो बेटी को बेटी जैसा, माँ को माँ जैसा, भाई को भाई जैसा, बाप को बाप जैसा प्यार और उसका बनता हक देंगे। हर रिश्ता, जो भी रिश्ता, कुछ नहीं बोला, पत्नी का नहीं बोला गया, जी 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 रिश्तों की मर्यादा अगर आपने निभा ली, अपना आचार व्यवहार ठीक कर लिया, तो जिंदगी में कभी भी किसी भी जगमोहन महाजन की जरूरत शायद ही पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।